Good morning everyone. Welcome to this another useful session. इस वीडियो में आपको मैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में करवाऊंगा। रेप्लिकेशन इज़ ए डुप्लीकेशन प्रोसेस, डबलिंग प्रोसेस है डीएनए की, जिसके लिए आपको कॉपी चाहिए पूरे टेम्पलेट की। ये डीएनए में होती है। तो यहाँ पे जो वाटसन एंड क्रिक को मॉडल था, उन्होंने जूम किया था इस रेप्लिकेशन को, वाटसन एंड क्रिक को, उनके अकॉर्डिंग ये मैकेनिज़्म अजाइन हुआ है। तो इसमें उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था 1953 में। तो उनका जो ये अरेंजमेंट है जिस हमें बताता है दैट द टू स्टैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस। स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं, डबल कॉइलिंग खुल जाती है, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, तो टेम्पलेट की तरह काम करता है। एक न्यू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। तो जो डीएनए होगा उसके पास एक दो स्टैंड और भी आ जाएंगे, एक स्टैंड के साथ न्यू स्टैंड आ जाएगा, एक ओल्ड स्टैंड होएगा। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशंस के एक्सपेरिमेंटल हैं, जी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डाली है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव किया था मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेथाई ने 1958 में। उन्होंने नाइट्रोजन 50 आइसोटोप लिया था ई कोलाई में। तो जब उन्होंने इसमें ग्रो किया, जहाँ उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स देन उन्होंने साइंटिफिक करके निकाला, तो उनको आधे स्टैंड में नाइट्रोजन 15 मिला, नाइट्रोजन 40 मिला। तो जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 साइंटिफिक से टाइम उन्होंने सेपरेट किए। 20 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद ग्रो करके देखा, तो उनको उन्होंने दो बैंड देख लिए, आधे बैंड में 14 था, आधे में 15 था। तो ये ओरिजिनल आ गए। इसका मीनिंग आधा डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो डीएनए का एक्सटेंड जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ आधा 14 वाला आ गया, आधा 15 वाला। तो दे ग्रू द ई कोलाई इन द मीडियम। उन्होंने ई कोलाई को जो अमोनियम क्लोराइड में लिया था, 15 नाइट्रोजन आइसोटोप था, उसमें ओनली नाइट्रोजन सोर्स था काफ़ी जनरेशन के लिए, हैवी आइसोटोप है ये। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के साथ ये लेबल्ड हो गया एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ भी। तो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल बाय साइंटिफिकेशन विद सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के साथ डेंसिटी फ्यूगेशन साइंटिफिकेशन करने के बाद ईजिली इसका पता चल गया, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इसका जो डेंस सोल्यूशन है सीजियम क्लोराइड का, ऑन साइंटिफिकेशन फॉर्म द डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड बना देता है ऑफ सोल्यूशन ऑफ लोअर डेंसिटी एट टॉप एंड दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली टू द बॉटम विद हाईएस्ट डेंसिटी। तो ट्यूब के नीचे जो आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो ऊपर बैंड बनेगा उसकी कम होगी। सो देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू मीडिया। फिर मीडियम में डाला जिसमें नाइट्रोजन 14 नॉर्मल था। टुक सैंपल ऑफ वेरियस डेफिनेशन इंटरवल में वो सैंपल लिए। फिर डीएनए देखा डबल हेलिक्स में क्या क्या आया, फिर उन्होंने इसकी साइंटिफिकेशन की। सो द डीएनए डैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर फर्स्ट जनरेशन जस्ट आफ्टर 20 मिनट वाज हाइब्रिड। दोनों का हाइब्रिड था। जो उसके बाद सेकंड जनरेशन 40 के बाद आया, उसमें इक्वल अमाउंट थी 40 एंड 15 की, एंड लाइट चेन 40-14 की। सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड डिक्रीज इन द हाइब्रिड अमाउंट कैन पॉसिबल ड्यू टू सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें नॉर्मल का अमाउंट बढ़ गया 14 का, क्योंकि ओरिजिनल उसके बाद 14 था, तो 15 का अमाउंट कम हो गया टाइम के साथ। तो इसलिए उन्होंने कहा भी आधे स्टैंड में 14 चला गया, आधे में 50, क्योंकि डैट वाज द डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप। तो आपको जो हाइब्रिड मिला था उसमें आपको 14-15 दोनों में मिले थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, डैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। तो उसका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी था, टेलर ने दिया था, डैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट। वो प्रोकैरियोट में था। इसमें उन्होंने ट्राइट्रेटेड जो थायामिडाइन है, ट्रीटियम जो हाइड्रोजन के साथ इसको लिया था, बिकिया फेवा जो बीन है उसके साथ। तो इसमें क्रोमोसोम में लेबल्ड हो गया हाइड्रोजन 3 आइसोटोप थायमाइडिन के साथ। फर्स्ट जनरेशन में लेबल्ड अनलेबल्ड, लेबल्ड अनलेबल्ड। सेकंड जनरेशन में जो 50% प्योर था, 50% हाइब्रिड था। सो दे हैड
सप्लाइड द रूट ऑफ बिसिका फावा विद द रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड जो हाइड्रोजन 3 है थायमाडीन फॉर फ्यू डेज ऑल क्रोमोसोम ऑफ डिवाइडेड बिकम रेडियो एक्टिव देयरफॉर द रेडियो एक्टिव केमिकल वर withdrawn and replaced with non radioactive material. It was found that the first generation of the one of the two chromatid each chromosome have the radioactive while the second chromatid was non radioactive. So in second generation 50% ऑफ क्रोमोसोम जो अनलेबल था 50% लेबल था। तो इस तरह से उन्होंने जो डीएनए रेप्लिकेशंस जो है यूकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव उसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ये टेलर ने दिया था बिसिका फावा में, तो मिसेल्सन एंड सैथी ने दिया था ई कोलाई में, डैट वाज प्रोकैरियोट। तो यहाँ से हमें सेमी कंजर्वेटिव टाइप जो रेप्लिकेशन है दैट इज़ आधा डीएनए पार्टिसिपेट करता है आधा नहीं करता, वो हमें पता चल जाता है। और यूकैरियोट के जो डीएनए रेप्लिकेशन है डैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव टाइप। सो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको बेसिक समझ आ गया होगा। आगे हम शुरू करेंगे मैकेनिज़्म। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है। तो फर्स्टली हमें इसके लिए एंजाइम चाहिए, काफ़ी एंजाइम हमें रिक्वायर्ड हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज़ अ मेन एंजाइम दैट टेक पार्ट इन कंबाइनिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉर न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सो डीएनए पे डिपेंड करता है जो डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली यहाँ आएगा आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि आरएनए प्राइमर पहले चाहिए होगा फिर स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो इसको कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज जो डिस्कवर किया था कोरनबर्ग ने 1957 में प्रोकैरियोट ई कोलाई में। सो यहाँ पे 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोट में, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। जो पॉलीमरेज 3 है जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का ई कोलाई में। पॉलीमरेज 1 जो है इसको कोरनबर्ग एंजाइम कहते हैं, जो भी आपने याद रखना है। एंड पॉलीमरेज 2 फंक्शन प्रीलिमिनरली इन डीएनए रिपेयर। डीएनए जब बाइंड हो जाता न्यू स्ट्रैंड बन जाता उसमें रॉन्ग बेस आ जाते हैं, तो उसको हटाना उसको रिपेयर करना डैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, तो वो कराता है डीएनए पॉलीमरेज 2। यूकैरियोट में 5 तरह के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। जो आपके पास अल्फ़ा आ गया ये इनिशिएशन कराता है रेप्लिकेशन की, बीटा जो है रिपेयर कराता है, गामा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की रिपेयर कराता है, डेल्टा जो है रेप्लिकेशन एक्टिविटी एंड एप्सिलॉन जो है पॉलीमरेज एक्टिविटी कराता है ऑफ हीला सेल। हीला सेल कैंसरस सेल होते हैं, जे हीला नाम की एक लेडी थी उससे एक्सट्रैक्ट किए थे इसलिए इसका नाम है। उसके बाद एंजाइम आता है लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम है जो स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है, इसके लिए इसको लाइगेज कहते हैं। डीएनए लाइगेज को खुराना ने डिस्कवर किया था। अदर एंजाइम भी है इसके लिए जैसे टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये यहाँ काम करेंगे। आगे इसका मैकेनिज़्म, चलिए अभी हम डिटेल में इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे काम करती है। तो द मेन एंजाइम जो इसके लिए हैं दैट इज़ हमारे पास जो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसका नाम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इट यूज़ ए डीएनए टेम्पलेट एंड कैटालाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज की ओन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहता है। एंजाइम जो है हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय वेरी शॉर्ट टाइम। ई कोलाई में डैट इज़ 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर जो है जुड़ जाते हैं, तो कंप्लीट द रेप्लिकेशन में 38 इतना टाइम लगा देता है कंप्लीट कराने में 38 मिनट। इट मीन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर इसका निकालें तो 2000 बेस पेयर है पर सेकेंड। सो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन उससे म्यूटेशन आ जाएगी, तो डीएनए इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन अब सेल साइकिल के किस फेज़ में होती है जो मैंने आपको बताया था, डैट इज़ द एस फेज़ ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेज की एस फेज़ में होती है। इट इज़ अ सेमी डिसकंटिन्यूस इन यूकैरियोट। सो प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में चलती है, डीएनए में वे न्यूक्लियस के अंदर चलती है यूकैरियोट में। सो डीएनए रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इसके लिए नंबर ऑफ एंजाइम एंड फैक्टर एंड आइन चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ आधा स्ट्रैंड पेरेंट बन गया, आधा ओरिजिनल न्यू बन गया। उसके बाद आता है रीजन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस एरिया को कहते हैं रीजन ऑफ रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन जो है कि पर्टिकुलर स्पॉट पे स्टार्ट होती है, डैट इज़ द रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ORI कहते हैं। बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए के जो हैं सिंगल रेप्लिकॉन होते हैं,
सिंगल रेप्लिकेशन से काम करता है, इस यूनिट को रेप्लिकॉन कहते हैं। यूकैरियोट में काफ़ी रेप्लिकॉन होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रेप्लिकॉन्स और मल्टी रेप्लिकॉनिक जो डीएनए होता है यूकैरियोट का। एब्सेंट ऑफ द ओवरआई रेप्लिकेशन नहीं होगी, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनना जरूरी है उसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस जो वेक्टर है फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू ऑब्टेन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी में भी रोल है। तो पहला जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये पता चल गया। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं इसके लिए। 4 तरह के होते हैं मोनोफेज में, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थायामीन मोनोफास्फेट। तो इनकी फास्फोराइलेशन होती है एटीपी के साथ और एंजाइम इसको फास्फोराइलेज करता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, डीऑक्सी साथ में आएगा, तो ये अब एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसकी एक्टिवेशन आ गई। थर्ड स्टेप है एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट डीएनए स्टैंड। जो डीएनए स्टैंड है वो अब एक्सपोजर होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा जहाँ से रेप्लिकेशन होनी है। तो उसके लिए एंजाइम हेलिकेज है जिसको हम अनवाइंडेज भी कहते हैं, जो उसकी वाइंडिंग को खोलता है एंड एक्ट एज द ORI साइट। उस जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वहाँ अनवाइंडिंग हो जाएगी। ये क्या करता है, इस जगह पे डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है एडिनिन ग्वाइनिन के साथ, साइटोसिन जो भी ग्वाइनिन साइटोसिन एंड एडिनिन थायामीन के, तो वो अनबाइंड होके सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, तो बोथ स्टैंड में आ जाएगा। तो उससे रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है बाई शेप, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। दीज आर एक्सपोज स्टैंड और स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब हमारे पास जो सिंगल स्टैंडर्ड बन रहा है इसको स्टेबल करके रखना है। बाई फॉर्म की जो शेप बन रही है, फॉर्क बन रही है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उसके बेस में नेक के साथ जुड़ती है, उसको संभाल के रखती है और उसके द्वारा कॉलिंग नहीं होती। ड्यू टू अनवाइंडिंग द सुपर कॉइलिंग गेट डेवलप टू द एंड ऑफ डीएनए ऑपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस टेंशन इज रिलीज बाय एंजाइम टोपोआइसोमरेज। तो दूसरे एंड पे सुपर कॉइल्ड हो जाएगा, उसको रोकने के लिए भी कॉइलिंग आगे ना आ जाए उसको वहाँ रोकता है, स्ट्रेस बना के रखता है, दैट इज़ द टोपोआइसोमरेज। तो प्रोकैरियोट में ये डीएनए गायरेज होता है जो इसका काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा डायग्राम है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका डीएनए डबल हेलिक्स है, 5-3-3-5 यहाँ से खुल रहा है, बाइंडिंग खुल गई है, टोपोआइसोमरेज ने टेंशन को बिल्ड कर दिया, तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसको बना के रखेगी। और यहाँ 2 स्टैंड बन जाते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड, जिसकी होगी आगे हम बात करेंगे बाद में। तो यहाँ आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, पहले जुड़ता है, फिर वहाँ से डीएनए बेस जुड़ते हैं। तो एक लैगिंग स्टैंड है, यहाँ छोटे छोटे स्टैंड में काम कर रहा है, उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। फिर बाद में इसको डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। तो 2 तरह के स्टैंड बन जाते हैं, जिस पर एप्लीकेशन इकट्ठी चलती है उसको कहते हैं कंटिन्यू स्टैंड, जिसके ऊपर नहीं चलती वो डिसकंटिन्यू। जो 5 to 3 ग्रो करता है उसको हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं, दूसरा लैगिंग स्टैंड। सो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर एट द 3' एंड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। सेकंड स्टैंड जो है स्मॉल स्टैंड होता है, उसमें स्ट्रैंड ऑफ आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, जिसको प्राइमेज कहते हैं। तो आरएनए सिंथेसाइज इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर, वो जुड़ता है पहले। इट इज़ अ 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के जुड़ जाते हैं। तो आरएनए प्राइमर जो है फंक्शन करता है 5' एंड ऑफ द न्यू स्टैंड टू बी सिंथेसाइज। जो स्टैंड बनना है उसके लिए पहले प्राइमर बनता है। सो इट प्रोवाइड द 3' OH ग्रुप फॉर ज्वाइनिंग द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो 3' एंड का वो ग्रुप प्रोवाइड करा देता है, वहाँ से वो ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। आरएनए प्राइमर बनने का यही रोल होता है, भी वो 3 OH ग्रुप अवेलेबल करा देता है। तो आरएनए प्राइमर के बिना जो प्रोसेस नहीं चलता, इसलिए ये मैंडेटरी स्टेप होता है, याद रखना है। उसके बाद है बेस पेयरिंग। 2 सेपरेटेड जो डीएनए स्टैंड है रेप्लिकेशन एरिया के, फिर फंक्शन एज ए नाइट्रोजीनियस बेस अट्रैक्ट हो जाते हैं कम्प्लीमेंट्री स्टैंड के। फॉस्फोराइलेटेड जो आपके पास ट्राई फॉर्म में है, एटीपी, टीटीपी, सीटीपी, जीटीपी, ये वहाँ जुड़ जाएंगे विद द एंजाइम ऑफ पायरोफॉस्फेटेज। फिर इसके 2 रिमूव हो जाते हैं, एटीपी मोनोफॉर्म में वो जुड़ जाएंगे। वहाँ जो एनर्जी निकलती है वो उसकी बाइंडिंग करवा देती है। यहाँ आगे ये सारे फिर यहाँ मोनोफॉर्म में आ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। फिर न्यू स्टैंड बनेगा
इट रिक्वायर द डीएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3 प्रोकैरियोट में चाहिए एंड पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन यूकैरियोट में। तो डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है कम्प्लेक्स एंजाइम है, इसके 7 सब यूनिट है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा एप्सिलॉन थीटा ईटा। तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आनी चाहिए, एटीपी जीटीपी टीटीपी एंड डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है वो यहाँ काम करता है। तो एडजेसेंट टू द न्यूक्लियोटाइड फाउंड अटैच्ड टू द नाइट्रोजन बेस ऑफ द ईच टेम्पलेट एंड डीएनए एस्टैब्लिश द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाते हैं, लिंक टू फॉर्म द डीएनए स्टैंड। रेप्लिकेशन प्रोसीड न्यू एरिया ऑफ द पेरेंट डीएनए जो डुप्लेक्स अनवाइंड एंड सेपरेट, सो द रेप्लिकेशन प्रोसीड रैपिडली फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द एंड। तो आरएनए प्राइमर जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है, उसके गैप वो फिल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इसके 1 जो है ये गैप इसके फिल कर देता है। सिंस द 2 स्टैंड ऑफ डीएनए एंटी पैरेलल जाते हैं तो इसका जो टेम्पलेट है वो आपको प्रोवाइड कराता है 2 टेम्पलेट प्रोवाइड डिफरेंट एंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन ओवर द 2 टेम्पलेट, so proceed the opposite direction. One stand will be 3 to 5 dash polarity of its complement 5 to 3 dash. It is called leading stand जो continues करता है। Replication is does से continues on the other stand that is a 5 to 3 dash polarity। जो 3 to 5 dash वाली polarity का होता है वो continuous grow करता रहता है, दूसरा 5 to 3 dash वाला discontinuous grow करता है, इसको हम lagging stand कहते हैं। तो उसमें शॉर्ट जो सेगमेंट बनते हैं डीएनए के उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो रेजी ओकाजाकी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ईच ऑफ देम जो है हैज़ 1000 to 2000 बेस पेयर होते हैं प्रोकैरियोट में, 100 to 200 होते हैं यूकैरियोट में। तो उसके लिए आरएनए प्राइमर जो है रिक्वायर्ड है एवरी टाइम न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट टू बी बिल्ड। ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाने के लिए आपको आरएनए प्राइमर चाहिए। आफ्टर रिप्लेसिंग आरएनए प्राइमर विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड देयर पॉलीमराइजेशन, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अपना काम करता है। तो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट में ज्वाइन हो जाते हैं विद द एंजाइम दैट इज़ द डीएनए लाइगेज। इसको खुराना ने 1967 में इन्वेंट किया था। सो डीएनए जो स्टैंड है बिल्डअप हो जाते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज कॉल्ड लैगिंग स्टैंड। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट से डीएनए स्टैंड बनेगा वो लैगिंग स्टैंड बनेगा, 3 to 5 dash polarity वाला लीडिंग बनेगा। एज द न्यू स्टैंड ग्रो कंटिन्यूसली अदर ग्रो डिसकंटिन्यूसली, सो दिस इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। सो फ्रेंड दिस वाज द पॉइंट्स। तो डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग आप पढ़ सकते हो। लीडिंग स्टैंड हो जाए, रेप्लिकेशन स्टैंड ग्रो करता है कंटिन्यूसली, कोई गैप नहीं होता, इसके लिए लाइगेज की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करता, छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं जिसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट का नाम देते हैं, और इसके लिए लाइगेज चाहिए इसको जोड़ने के लिए। उसके बाद डायरेक्शन इसकी 5 to 3 है, इसकी 3 to 5 है। ओनली सिंगल आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है, इसके लिए सारे अलग अलग स्टैंड के लिए अलग अलग प्राइमर चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्टैंड जो है रैपिड है, इसकी स्लो प्रोसेस होती है, ये 3 to 5 डैश में ओपन होता है, ये 5 to 3 में ओपन होगा। फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्टैंड बिगिन इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है लीडिंग स्टैंड बनना शुरू हो जाता है, तो ये थोड़ा बाद में चलता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग एक स्टेप है, कई बार जो रॉन्ग बेस जुड़ जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो दिस इज़ द 1 in the 10,000 में रॉन्ग जुड़ेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसको सेंस कर लेता है एंड इट गोज़ बैक, रिमूव द रॉन्ग बेस, अलाउ द एडिशन ऑफ द प्रॉपर बेस, देन प्रोसीड फॉरवर्ड। Even the DNA polymerase 3 है unable to distinguish the uracil from the thymine, so that often incorporated in place of thymine। तो polymerase 3 जो रेप्लिकेशन को प्रोसीड कराता है वो इतना सेंस नहीं कर पाता, सो इसको तोड़ना ज़रूरी होता है रॉन्ग पेयर को। सच मिसमैचिंग इज करेक्टेड बाय नंबर ऑफ एंजाइम। सो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसको काम करता है, रिमूव करता है, तो न्यू जो स्टैंड करेक्ट है उसको करेक्ट कर देता है, फिर वो डीएनए लाइगेज से सील्ड हो जाते हैं। बाकी डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट प्रोकैरियोट के डिफरेंस पढ़ सकते हो। साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में होती है, सिंगल और आईएस में काफ़ी हैं। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन एंड एलोंगेशन कराता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा कराएगा, इनिशिएशन एलोंगेशन डेल्टा एंड एप्सिलॉन कराएगा।
रिपेयर गैप जो है डीएनए पॉलीमरेज बंद कराता है, इसमें बीटा गैप फिल कराता है। आरएनए प्राइमर को रिमूव कराता है पॉलीमरेज 1, इसमें बीटा कराता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें 100 से 200 होते हैं। रेप्लिकेशन इसकी रैपिड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यूकैरियोट की स्लो होती है 100 बेस पेयर पर सेकेंड। डीएनए गायरेज ज़रूरी है, इसके लिए गायरेज ज़रूरी नहीं है। सो फ्रेंड, ये था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा सारा। बाकी इस बुक से कुछ एक्स्ट्रा देख लीजिए। ये आपको बता रहा है, ये डायग्राम आपने देखा है सेमी कंजर्वेटिव टाइप रेप्लिकेशन। बाकी यहाँ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो है मैसलिन एंड सैथी का, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो हाइपोथेटिकल मैकेनिज़्म समझाया है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जो स्टेप है अनकॉइलिंग होगी डबल स्टैंड की, जो खुल गया जिपिंग अनजिपिंग हो रही है, फोक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड बन गया AGCT इसके एंटी पैरेलल हैं। फिर आपके पास जो ट्राई की फॉर्म में तो जहाँ जुड़ जाएंगे आगे, यानी थायामिन के साथ एडेनिन जुड़ जाएगा 3 फास्फेट वाला, इसके साथ साइटोनिन जुड़ जाएगा, ऐसे भी जुड़ जाएंगे। उसके बाद इसके जो फास्फेट 2 एक्स्ट्रा सेंटर में आ जाएंगे, बाद में ये रिमूव हो जाएंगे पायरोफास्फेटेज से। तो बाद में निकल गए, ये जब निकल जाते हैं जो इसकी कॉइलिंग करा देते हैं, जो न्यू स्टैंड बनाने में हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ डबल स्टैंडर्ड बिल्डअप हो जाएगा। तो दिस इज़ द हाइपोथेटिकल मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आपने लीडिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट पढ़ लिया होगा। बाकी इसका रोल, आरएनए प्राइमर का क्या रोल है, ये भी ज़रूरी है। आरएनए जो है बिल्डअप होता है 5' एंड में, इसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमेज एक्टिविटीज़ को कराता है। आरएनए के बेस यहाँ जुड़ते हैं, क्योंकि क्यों बढ़ते हैं यहाँ रीज़न दिया है आरएनए प्राइमर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस इनिशिएशन नहीं करा सकता, बट ये प्रोसेस को कैटालाइज कर सकता है। सो डीएनए प्राइमर इज़ फाउंड एट द फ्री एंड ऑफ द वन डीएनए स्टैंड एट द फॉक एंड ऑफ द अदर एंड। तो इसको प्राइमर को डीएनए प्राइमर ही कह देते हैं। जो प्राइमर इज़ लेटर रिमूव्ड, फिर बाद में रिमूव हो जाता है, इसके गैप जो हैं वो लाइगेज से फिल हो जाते हैं। सो ये आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम है। ये पेरेंट स्टैंड 5 to 3' है, लीडिंग स्टैंड जो है पोलैरिटी है 5 to 3, ये 5 to 3 इधर पोलैरिटी इसकी है लैगिंग स्टैंड की। बाकी यहाँ आपने ये सारा देखा होगा, सेम ही प्रोसेस है सारा, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ रीडिंग भी आपको करवा दिया। जो गलत बेस जुड़ जाते हैं उसको न्यूक्लियेज एंजाइम ख़त्म करता है, जो आपने याद करना है। डीएनए के बेस को तोड़ने वाला एंजाइम है न्यूक्लियेज। तो ओवरऑल जो प्रोसेस यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये पूरी इसकी इक्वेशन है। सो फ्रेंड्स, कैसा ये वीडियो लगा काइंडली कमेंट करके बताना। और अभी आपका डीएनए रेप्लिकेशन भी हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गया। अब एक आपका बहुत टेक्निकल टॉपिक बचता है, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।